हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम क्लास 10th का मैथ्स 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पेपर का सॉल्यूशन है जो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम हाल में ही कंप्लीट हुआ है। उसमें हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस पेपर को। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ आपको कि ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाली हूँ। आपको जो है जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कमेंट बॉक्स में कि मिस मुझे ये पेपर जो है आप ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, वो बताऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चौथा और पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न किसी बच्ची को नहीं समझ में आया, मैं इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस, एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा पूछा है जिसके सेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको समझा के पूरा वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम ही चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है। चौथे में पहला दिया हुआ है कि 56 इस संख्या के 4 भाग इस प्रकार कीजिए कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल दूसरे और तीसरे संख्याओं के गुणनफल का अनुपात 5 संबंधी 6 हो। मतलब कि इस तरीके से हमें सीक्वेंस बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखूँगी, आपको बता देती हूँ लेकिन लिखना क्या है। आप लिखेंगे माना पहली संख्या आपने मान लिया है कि माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, a-3d हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी संख्या a-3d हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a-d हो गई, ठीक है। तीसरी संख्या इसी तरीके से आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे a+d हो जाएगी और इसी सीक्वेंस में आप लोग निकला है कि चौथी संख्या a+3d हो जाएगी। ये चारों संख्याएं आपने माना हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सभी संख्याओं के बीच में आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है वो 2d का है, सबके बीच में 2d का डिफरेंस है। आप देख लीजिएगा, अनुक्रमणिका पढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस है आपकी d की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करने के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या दिया हुआ है कि सभी संख्याओं का योगफल 56 है, तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो a-3d प्लस a-d, सभी संख्याओं को देखिए जैसे दिया वैसे मैं जोड़ देती हूँ। फिर प्लस a+d और फिर इसके बाद फिर प्लस क्या होगा a+3d। इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 56 है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये -3d है, ये +3d है, कैंसिल हो जाएगा। ये -d है, ये +d है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ a मतलब टोटल 4a। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 56, मतलब a बराबर 56/4। तो 14 चौका 56, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हुई, a बराबर 14। ये हमारा a का मान प्राप्त हो गया, एक स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तब हम उन संख्याओं को ज्ञात कर पाएंगे जो कि पूछा गया है, जो कि डिफरेंस क्या है वो भी हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्या दिया है कि फिर सवाल में क्या पूछ रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल में क्या पूछ रहा है कि पहली और चौथी संख्या, मतलब हमारी पहली संख्या ये वाली हो गई और चौथी संख्या ये वाली हो गई, a-3d और a+3d, इसका गुणनफल का अनुपात दूसरी और तीसरी संख्या का, मतलब ये सेकेंड वाली संख्या और ये तीसरी संख्या, इस संख्या का, यहाँ पे ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये इसका क्या है, इसका अनुपात क्या है, 5/6 रेशियो के अनुपात में है। तो यहाँ पर तो इसका क्या समीकरण बन रहा है वो देख लीजिए कि पहली और तीसरी मतलब a-3d और इसका गुणनफल किसके, a+3d, इसका गुणनफल, इसका अनुपात a-d और a+d, इसके अनुपात का कितना है, 5/6 रेशियो है, ये अनुपात हो गया, ठीक है। जो सवाल में दिया है बस मैं अभी उतना ही आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों को हमने ज्ञात कर लिया। अब इससे क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो a यहाँ पर क्या होगा, a² माइनस क्या हो गया, 3×3 = 9d² हो जाएगा, ठीक है। ये पहली संख्या हमारा बटे क्या हो जाएगा, चूँकि हमें पता है, यहाँ पर देख लीजिए एक साइड में मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि क्या होता है, a+b और a-b, ये किसका सूत्र होता है, a² - b², ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए a-d a+d कुछ वही पैटर्न है। तो यहाँ पर a - d इसका
वर्ग हो जाएगा। ठीक है, a माइनस डी इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, या फिर सॉरी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5/6 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक का गुणा कर देते हैं, तिर्यक का गुणा करेंगे तो 6 ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 5 गुणे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई हुआ। अब ये 6 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर माइनस 6 9 ज़ा 54 डी स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर। अब जो सजाती पद है उसको साथ में लाते हैं, ए स्क्वायर यहाँ है और ये यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, 6 ए स्क्वायर है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या है, माइनस है तो यहाँ पे आने पे प्लस हो जाएगा, 54 डी स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर में से 5 ए स्क्वायर जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, बराबर यहाँ पे कितना दिया, 54 डी स्क्वायर में से जब 5 डी स्क्वायर माइनस होगा तो 49 डी स्क्वायर होगा। हमें डी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 49, यही हो जाएगा ना। इसको ये पूरा पद यहाँ लाइए और डी को जब यहाँ पे रख के 49 इधर लाएंगे तो ये सीक्वेंस प्राप्त होगा। चूँकि हमने ए की वैल्यू कितनी 14 ज्ञात की हुई है, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 का वर्ग बटे ये 49 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं, 7 7 49। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सबका वर्ग है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 14/7। तो 7 एकम 7 दूनी 14, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ए की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू 2। चूँकि हमें दोनों जो है मान जो है पद ज्ञात हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहली संख्या दूसरी संख्या मान ज्ञात की है, जैसे यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी संख्या, इसमें इसका मान रखते जाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो a माइनस 3d यहीं पे साइड में मैं कर देती हूँ। एक पहली संख्या क्या थी, a माइनस 3d। ठीक है, तो a कितना आया है 14 और माइनस 3d का मान कितना है 2, तो कितना आया 14 में 11, यहाँ पे क्या हो गया 14 माइनस 3 दूनी 6, 14 में से 6 गया 8। पहली संख्या कितनी हुई 8 आई। फिर दूसरा क्या है a माइनस डी, ये फर्स्ट नंबर की संख्या हो गई। दूसरी क्या है a माइनस डी है, तो a का मान कितना है 14 और d का मान 2, तो 14 में से 2 गया 12। दूसरी संख्या हमारी 12 ज्ञात हो गई। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 12। तीसरी संख्या क्या है a प्लस डी मतलब कितना है, a का मान 14 और d का मान कितना है 2 बराबर 16। तीसरी संख्या हमें 16 ज्ञात हो गई। अब चौथी संख्या क्या है a प्लस 3d, तो a का मान कितना है, a का मान कितना है 14 और प्लस 3 और d का मान 2, तो क्या हो जाएगा 14 धन 6 3 दूनी 6 बराबर 20। चौथी संख्या हमारी 20 आ गई। तो यहाँ पर देखिए चौथी संख्या 14 गुणे 14, यहाँ पे d का मान 2 रखा तो 16 6 14 6 20। तो इस तरीके से पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 16। अब इसमें डिफरेंस देखिए 4 का डिफरेंस है। मैंने बोला था ना 2d का डिफरेंस है सबके बीच में। d का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पे सब में वही 2d का आपको डिफरेंस दिखेगा। मतलब कि 4 नंबर का, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 नंबर का डिफरेंस इन दोनों में आया। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसी सीक्वेंस में, ये जो है दूसरे सवाल पे। सवाल क्या दिया है कि एक 4 पहिए वाले गाड़ी का वेग, देखो दिया क्या दिया है कि एक 4 पहिए वाली गाड़ी का वेग 8 किमी प्रति घंटा से कम हुआ तो 240 किमी की दूरी तय करने के लिए 1 घंटा ज़्यादा लगा। ठीक है, लगता है तो गाड़ी का शुरुआती या प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते समय इसमें थोड़ा सेंस कम बन रहा है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। बच्चों को थोड़ा एग्जाम में डिफिकल्ट होगा, मुझे लगता है कोई बच्चे ये सॉल्व नहीं किए होंगे जहाँ तक। चूँकि हमें पता है, मैं एक फॉर्मेट में बता देती हूँ कि हमें पता है कि चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल कितना दिया है, एक समय कितना दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर पर घंटा। ठीक है, और उसके बाद कि दूरी मतलब दूरी जो डिस्टेंस है वो कितना है 240 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों हमें पता गया। तो हम समय पहले ज्ञात करेंगे। तो समय आस्किंग है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 240 और चाल कितना है 8 किलोमीटर, तो 8 दूनी 24, अरे 8 3 24 और ये 0 मतलब 30
30 घंटा का समय लगता है। समय बराबर कितना आ गया, 30 घंटा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा, यहाँ पर ये भी देखिए कि 1 घंटा ज़्यादा जब समय लगता है तो यानी कि 30 धन 1 कर देंगे, मतलब 31 जब हो जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा। तो फिर से वही सूत्र लगेगा कि चाल बराबर दूरी बटा दूरी कितना दिया है 240 और समय अब 31 घंटा हो गया। ठीक है, अभी तक तो समय हमें पता था, हमें समय नहीं पता था, चाल पता थी। अब हमें समय पता हो गया, तो अब समय जब बढ़ गया है तो अब चाल क्या होगी वो ज्ञात करना है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगी। तो 240 में जब हम 31 का भाग देंगे तो 7.74 जो है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये डिस्टेंस, प्रारंभिक दूरी इसकी रही होगी। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से समझिए कि चाल इतना दिया हुआ है, दूरी इतना है, हमें सूत्र पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमने पहले समय ज्ञात किया है। चूँकि समय 1 घंटा और बढ़ जाता है, अब हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर फिर बढ़े हुए समय से हम वेग ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रारंभिक वेग 7.74 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सवाल घुमा के पूछा है तो बच्चे मुझे लगता है कम ही इसको सॉल्व किए होंगे। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए कि चौथे में तीसरा सवाल दिया है कि एक आदमी को तुम्हारे पास कितनी मुर्गियाँ और कितनी गाय हैं। यह पूछने पर उसने जवाब दिया, मेरे पास जो प्राणी हैं उन्हें 120 आँखें और 180 पैर हैं। तो उस आदमी के पास कितनी मुर्गियाँ और कितनी गाय हैं। देखिए सवाल ये भी थोड़ा आपको घुमा के ही पूछा है, लेकिन है सिलेबस से ही जुड़ा हुआ। हमें समीकरण बनाना होगा और उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पहले मानेंगे माना मुर्गियों की संख्या, माना मुर्गियों की संख्या कितनी है, x है। वह गायों की संख्या, ये बात हमें ध्यान देनी होगी कि मुर्गियों की 2 ही टांगें होती हैं और गाय को 4 टांगें होती हैं, तो टांगों के हिसाब से ही हमें ज्ञात करना होगा। गायों की संख्या y है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारा समीकरण जो बनेगा वो ध्यान दीजिए कि दो आँखें दोनों को 2-2 होती हैं, तो 2x + 2y, दोनों को 2-2 आँखें हैं, बराबर कितनी है 120 आँखें हैं टोटल, तो बराबर 120 हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर 120 हो जाएगा। तो x + y 2 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे समीकरण पे आते हैं कि उन्हें 120 आगे और 180 पैर हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि पैर कितने होते हैं, मुर्गियों के तो 2 ही पैर होते हैं, तो 2x प्लस गाय को कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो 4y बराबर कितने हो जाएंगे 180 हो जाएगा। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x + 2y बराबर 180। अब 180 से x + 2y बराबर 180 का 90 यहाँ पे आ जाएगा, भाग दे देंगे तो ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, दोनों समीकरण हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है कि एक की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। जैसे कि समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर 60 है, तो x बराबर 60 - y हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू हम इसी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 में। तो अब ये हमारा x का मान यहाँ पे लिख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, x + 2y, यहाँ पर क्या दिया है, x + 2y बराबर 90, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 60 - y + 2y बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ 2y में से एक y माइनस हो गया, तो 60 - y बराबर 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा ना, माइनस किया तो 60 + y बराबर 90, तो y बराबर 90 - 60 बराबर कितना आया 30। मतलब y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, y बराबर 30, मतलब गायों की संख्या 30 है, 30 गाय। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है x + y बराबर 60, तो यहाँ पर यहाँ पर लिख लीजिएगा आप स्टेटमेंट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो अब y का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लीजिए कि x + 30 बराबर कितना है 60। तो x बराबर 60 माइनस कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर 30। x की वैल्यू मतलब 30 गाय और 30 मुर्गियाँ है। ठीक है, तो ax² + 11x + 24 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पाँचवें का पहला दिया हुआ है x² + 11x + 24 = 0। तो हमें देखिए इसका समीकरण वर्ग विधि से तो x बराबर है 24 का पहले ज्ञात करना होगा इसका गुणनखंड। तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, 24 के फैक्टर होते हैं 12 × 2 होता है, या फिर होता है 8 × 3 होता है, या फिर क्या होता है 24 × 1 होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए 12 × 2 करेंगे तो 12 में से जब 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब ये इसका फैक्टर हमें यहाँ पे 11 चाहिए, 11 चाहिए। तो 8 + 3 करेंगे तो कितना होगा 11 होगा, और 8 × 24 मतलब इसका ये फैक्टर, ये गुणनखंड हम लेकर चलेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय लिख सकते हैं कि x² प्लस यहाँ पर क्या है 8x + 3x + 24। अब यहाँ पर देखिए 8x धन 3x बराबर 11x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x², इसमें x कॉमन लेंगे तो x + 8 हो जाएगा, और यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे तो x + 3 × 8 = 24 मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ x + 8 तो x + 8 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या x + 3। तो इसकी वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगी x बराबर -8 और x बराबर -3। ये दो है, इसका सोल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाँचवें का दूसरा सवाल दिया है कि कौन से कंपनी में निवेश करना फ़ायदेमंद है। 11% की दर से 98 के शेयर्स और 12.5 की दर से 114 के शेयर। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है पाँचवें का दूसरा जो है इसमें क्या दिया है कि कौन सी कंपनी में हमें निवेश करना फ़ायदेमंद है। तो क्या हमें पता है कि 98 गुणे क्या होता है कि 11/100। सिंपली मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98.011। इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 10.78 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा बी वाला जो दिया है ये एक कंपनी है, और बी वाला जो दिया है उसके बाद क्या दिया है 114 गुणे 12.5 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 114 का गुणा करेंगे 0.125 से, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 14.25। इसमें 10.78 और इसमें 14.25 के शेयर हमें प्राप्त होंगे, यानी कि बी कंपनी में निवेश करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये पाँचवें जो है सवाल हल हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर बताऊँ।